ठीक है। चलिए बच्चों, जैसा कि हम आपको इससे पहले रीजनिंग पढ़ाते थे, साथ में हम हिंदी भी पढ़ाते हैं, तो आज हमारा हिंदी का पहला क्लास होगा जिसमें हम हिंदी भाषा, मतलब भाषा किसे कहते हैं, भाषा के फलस्वरूप हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विकास कैसे हुआ और नामकरण। देखिए, हम ये पहला सेशन प्रारंभ करने से पहले आपको बता दें, यह हमारा हिंदी का जो वीडियो होगा या जो क्लास होगी, ये किसी विशेष परीक्षा का ध्यान रख के यह नहीं बनाया जा रहा है। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि आप इसे सभी परीक्षाओं में लागू कर सकते हैं। किसी भी परीक्षा का, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दीजिए, जीडी का, चाहे पुलिस का दीजिए, चाहे बीएड का दीजिए, चाहे टेट दीजिए, चाहे सुपर टेट दीजिए। कहने का मतलब यह है कि कोई भी टॉपिक हम आपके सामने लेकर आएंगे तो उससे बनने वाले समस्त क्वेश्चन, प्रश्न को एक एक करके आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा व्याख्यात्मक हल के साथ। तो चलिए बिना देर किए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, हम लोग आज हिंदी पढ़ने जा रहे हैं, तो हिंदी पढ़ने से पहले हमें यह जानना है कि भाषा, हिंदी क्या है, हमारी भाषा है, तो हम भाषा किसे कहते हैं। देखिए, हो सकता है 2 मिनट आपको एक्स्ट्रा समय देना पड़े, लेकिन आपको इसमें जो भी जानकारी हमारे द्वारा दी जाएगी वो आपके लिए परीक्षा उपयोगी होगी। एक एक लाइन में देखिए, सामान्यतः होता क्या है कि हम बड़े बड़े क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, लेकिन हमारे जमीन पर, मतलब जो सबसे छोटा प्रश्न होता है, वही प्रश्न जब आता है तो उस समय हमें पता नहीं चलता है कि यह प्रश्न कहां से आया हुआ है। बड़े प्रश्न सब लोग पढ़ते हैं, कठिन तथ्यों को सब लोग तैयार करते हैं, आसान को आसान समझ के छोड़ चले जाते हैं, क्योंकि उनका उसमें आत्मविश्वास ये कहता है कि हम इसे बड़े सरलता से लगा सकते हैं। तो इसलिए हमारे सभी बिंदु में आपको आसान और कठिन बनने वाले दोनों प्रश्नों का ध्यान रखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भाषा। देखिए, बताने के लिए तो हम आपको इसमें बहुत बृहद स्तर तक बता सकते हैं, लेकिन स्नातक स्तरीय समस्त परीक्षाएं जितनी भी होती हैं बीएड बीटीसी संबंधित, उन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हिंदी का प्रश्न लाया गया है आपके सामने, या हिंदी का ये वीडियो आपके सामने होगा। तो सबसे पहले हम भाषा की बात करते हैं। देखिए, इसी भाषा में हम आपको 2 से 3 प्रश्न दिखाएंगे कि कैसे बनता है और कैसे हमको जाना पड़ता है। तो सबसे पहले देखिए, भाषा। भाषा जो हमारा शब्द है, एक संस्कृत की भाष धातु होती है, धातु हमारी होती है एक धातु। ध्यान से देखिएगा, हम आपको इसमें प्रश्न बताएंगे। संस्कृत की एक धातु होती है भाष धातु, ये धातु है। तो देखिए, अगर कहीं ना कहीं हमें, अब धातु तो हम जान गए कि भाष धातु होती है, लेकिन हम धातु किसे कहते हैं, अगर हम यहीं इसको जान जाएं तो आगे जाके हमको जानते हैं परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए, हम दोनों बातों को कैसे आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है वाणी की अभिव्यक्ति। वाणी की अभिव्यक्ति, वाणी की अभिव्यक्ति, अर्थात मनुष्य द्वारा व्यक्त वाणी ही भाषा कहलाती है। यहां हिंदी पढ़ रहे हैं तो इसका तात्पर्य यह नहीं हुआ कि यह हिंदी भाषा की परिभाषा है। ये समस्त भाषाएं, जैसे अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग भाषाएं, जैसे ग्रियर्सन ने कुछ बताया है, पृथ्वीनाथ पांडे ने कुछ बताया है, वासुदेव नंदन प्रसाद ने कुछ बताया है, या अन्य ने कुछ और बताया है। समस्त भाषाओं की यह परिभाषा है। अर्थात भाषा शब्द जो है संस्कृत के भाष धातु से उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है वाणी की अभिव्यक्ति, अर्थात मनुष्य की व्यक्त वाणी ही भाषा है। अब देखिए, इसमें 2 प्रश्न हम आपको बता रहे हैं। यहां पर भाषा की परिभाषा बहुत आसान है, जो आमतौर पे हम एक दूसरे से बातचीत के दौरान जो प्रयोग करते हैं उसी को भाषा कहते हैं। यहां से हम लोग 2 बातें जानेंगे।
एक धातु क्या होता है, धातु के फलस्वरूप शब्द क्या होता है, शब्द के फलस्वरूप क्रिया क्या होती है। इसकी पूरी परिभाषा को हम पहले लिखेंगे और उसी में दिखाएंगे। कहा जाता है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति, ध्यान से देखिए, भाषा शब्द आपको बताने के लिए इसे लिखना पड़ेगा। भाषा शब्द की उत्पत्ति, उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु, भाष धातु से हुई है। संस्कृत के भाष धातु से हुई है। देखिए, अगर हम इस लाइन को बस ये सोचे कि इस लाइन में यह बताया गया है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति क्या हुई है, तो यह हमारा सोचना बिल्कुल जानते हैं न्यायोचित नहीं है। इस लाइन में हमारे पास 2 से 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो उसका उत्तर है संस्कृत के भाष धातु से। दूसरा देखिए उत्तर क्या है, इसी में छिपा हुआ है कि हम धातु किसे कहते हैं। ध्यान दीजिए, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि किसी भी शब्द की उत्पत्ति, कोई भी जो शब्द हमारा बनता है, ध्यान रखिएगा इसको, हमने कहा ना कि थोड़ा 2 मिनट 5 मिनट आपका लंबा क्लास हो सकता है, लेकिन एक एक चीज का विश्लेषणात्मक आपके सामने व्याख्या की जाएगी। अब करें कि भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से, तो यहां से हमको एक बात पता चलती है, किसी भी शब्द की जो उत्पत्ति होती है वो होती है धातु से। ध्यान दीजिएगा, धातु की परिभाषा यहां से आप बिना देखिए, बिना किसी के बताए आप जान सकते हैं, अर्थात किसी भी शब्द की उत्पत्ति धातु से होती है। कैसे हम लोगों ने जाना, इस तरह से कि भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई। भाषा क्या है, एक शब्द है जिसकी उत्पत्ति भाष धातु से हुई है, अर्थात यहां यह पता चलता है कि किसी भी शब्द की उत्पत्ति धातु से होती है, यह बात पता चलती है। दूसरी बात क्या पता चलती है कि किसी भी धातु में अगर हम देखिए ना प्रत्यय जोड़ दें तो क्रिया बनता है, क्रिया का भी निर्माण होता है। अब इन दोनों को अगर हम एक साथ ले लें तो धातु की परिभाषा हमारी क्या बनती है कि धातु हमारा वह मूल शब्द होता है जिससे किसी शब्द का निर्माण होता है या किसी क्रिया का निर्माण होता है। तो आपसे अगर धातु की भी परिभाषा पूछी जाएगी तो आप बता सकते हैं कि धातु से किसी क्रिया का निर्माण होता है या किसी शब्द का। हमने दोनों को इस लाइन से जान लिया। तो इस तरह से हमें पता चलता है भाषा का अर्थ होता है वाणी की अभिव्यक्ति, अर्थात जो मनुष्य व्यक्त वाणी करता है उसी को हम लोग भाषा कहते हैं। इसको आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, हम चलते हैं नेक्स्ट। अब हम कहते हैं भाषा की विशेषता, भाषा की विशेषता, विशेषता। देखिए, हम यहां आपको भाषा की ही विशेषता नहीं, हम सबकी विशेषता बताने का प्रयास करेंगे। जब भी आपके सामने विशेषता पूछी जाए किसी की, हम कहते हैं भाई एक मनुष्य की विशेषता क्या हो सकती है। हम भाषा की विशेषता बाद में पढ़ेंगे, पहले एक मनुष्य की विशेषता पढ़ लेते हैं। एक मनुष्य की विशेषता क्या होती है? मनुष्य की विशेषता होती है कि वह किसी भी बात को कह सकता है, समझ सकता है, सुन सकता है, देख सकता है, चल सकता है, दौड़ सकता है, उसके पास 2 हाथ है, वो भी विशेषता है। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे गाय हुए, कोई जानवर और उनके पास 2 हाथ नहीं होते तो हाथ की जगह पे कुछ और होते हैं। तो आपसे जीवन में याद रखेंगे किसी चीज की विशेषता, कहने का मतलब इस बोर्ड की विशेषता अगर किसी से पूछी जाए तो विशेषता में हम क्या बताते हैं, जो उसके गुण होते हैं, जो उसके कार्य देख के बताए। जैसे इस बोर्ड की विशेषता क्या है, इस पर हम किसी भी कलर में लिख सकते हैं, इस पर हम लिखी हुई बात को बहुत तेजी के साथ हटा सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। तो उसी तरह से जैसे भाषा की विशेषता है, तो जो मनुष्य द्वारा व्यक्त वाणी होती है इसकी विशेषता क्या है। जैसे हम अपने द्वारा एक व्यक्त वाणी कर रहे हैं तो इसकी विशेषता है कि इसमें ध्वनि है। पहली विशेषता मान लीजिए क्या है, देखिए आप
किताबी ज्ञान के चक्कर में न पड़ें। आप जानते हैं व्यवहारिक ज्ञान को ज्यादा महत्व दीजिए। परीक्षाएं आपके मात्र संकुचित विषय को पढ़ने से नहीं पास होते हैं। जब तक कि आपकी सोच न विकसित हो, आपकी समझ विकसित न हो। अगर टीचिंग के क्षेत्र में हमारे पास हमें पढ़ने के लिए 3 बातें बताई जाती हैं, स्मृति, अवबोध और चिंतन, तो हमारे पास ये तीनों योग्यता होनी चाहिए। अगर ये तीनों में से किसी योग्यता का अभाव है तो हमारे जानते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में सिलेक्शन की जानते हैं संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो अब जो हम मुंह से बोल रहे हैं इसमें क्या है? ध्वनि है। साथ में नंबर 2 बात, जो हम बोल रहे हैं ये कुछ न कुछ आपके सामने व्यक्त कर रहा है, अर्थात ये प्रतीकात्मक है। प्रतीकात्मक का मतलब अगर हमारे द्वारा बोली गई बात को आप समझ रहे हैं तो वो जो शब्द निकल रहे हैं कुछ न कुछ वो प्रतीक हैं आपके। साथ में तीसरी बात, देखिए आप हजारों विशेषता ढूंढ सकते हैं, बस ये सोचिए कि जो व्यक्त होती है वाणी उसमें क्या क्या विशेषता हो सकती है। साथ में हम जो ये बोल रहे हैं इसके माध्यम से जितने लोग हमको देख रहे हैं हमारे विचार उनके तक पहुंच रहे हैं और उनके विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं। तो अर्थात विचारों का, हम कह सकते हैं भाषा के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। इसी तरह से आप चाहें तो बहुत सारी विशेषता, जैसे भाषा जो हमारी होती है क्षेत्रीय होती है। क्षेत्रीय से तात्पर्य किसी जिले की कोई भाषा है, किसी दूसरे राज्य की कोई भाषा है, किसी दूसरे जिले की कोई भाषा है। भाषा हमारी जानते हैं क्षेत्रीय होती है, क्षेत्रीय होती है। इस तरह से और भी बहुत सारी विशेषताएं हो सकती हैं जो कि आप बिना मेरे बताए आप विशेषता को ढूंढिए, निकालिए। मेरे 4 विशेषता बताने का मतलब यह नहीं हुआ कि आप बस केवल 4 विशेषता जान जाइए और आप संकुचित हो जाइए। हजारों विशेषताएं निकालिए ना। आप देखिए ना कि जो आप मुंह से बोल रहे हैं उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं आपके समझ प्रस्तुत है। ठीक है भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट अगले टॉपिक पे हम लोग, भाषा के रूप। देखिए यहां से हमारा प्रश्न बनना शुरू हो जाएगा। प्रश्न तो हमारा पहली लाइन में ही 2 लाइन था। पहले जो हमने बताया भाषा की परिभाषा उसमें 2 प्रश्न था। आगे है भाषा का रूप। भाषा का रूप, देखिए रूप कहेंगे, स्वरूप भी कह सकते हैं इसे। भाषा के जो रूप होते हैं वो 3 रूप होते हैं। पहला रूप होता है बोलियां। पहला रूप हमारा है बोलियां। भाषा के 3 रूप में बोलियां। देखिए बोलियां हम दैनिक जीवन में जीवन यापन के फलस्वरूप जिन भाषाओं का या जिन बोलियों का आम तौर पे हम बातचीत के दौरान प्रयोग करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं बोलियां। कहने का मतलब आप जो घर पे, परिवार में, समाज में, किसी इंस्टीट्यूट में नहीं, दैनिक जीवन में आप अपने कार्य को करते समय जिनका प्रयोग करते हैं उन्हें बोलियां कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि बोलियां जो हमारी होती हैं ये घास फूस की तरह जन्म लेती हैं, घास फूस की तरह। जैसे कहने का तात्पर्य यह है यहां पर कि हमारे प्रकृति में बहुत सारे ऐसे घास जो होते हैं जो बिना आप उसको उगाए ही वो उग जाते हैं, वैसे ही हमारी बोलियां होती हैं। आप किसी शब्द को किसी तरह, जैसे इधर जिले में आप कहीं कहेंगे कि पानी गिर गया तो आप कहेंगे पानी गिर गया। जौनपुर या अन्य जगह में जाएंगे कहेंगे पानी लड़ा गया। फिर उसी को कुछ और कहेंगे। कहने का मतलब यह हुआ कि ये जो हमारी बोलियां होती हैं ना, ये घास भूस की तरह पैदा हो जाती हैं जो कि हम दैनिक जीवन में बातचीत और रहन सहन के दौरान प्रयोग करते हैं। किसी ने बोलियों को 650 बताया, किसी ने बोलियों को 600 बताया। ठीक है भाई, कहने का मतलब यह है कि आपको बोलियों से संबंधित क्वेश्चन नहीं आता है। अगर बोलियों से संबंधित क्वेश्चन आएगा भी तो किसी का नाम देके पूछा जाता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये जो हमारी बोलियां होती हैं ये घास फूस की तरह जन्म लेती हैं। और आप जानते हैं कि घास फूस बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बिना उगाए उग जाते हैं, तो उनकी संख्या को निर्धारित करना संभव नहीं है। अर्थात
कुछ विद्वानों ने तो यह भी कहा कि ये प्रत्येक 3 किलोमीटर पे परिवर्तित हो जाती हैं। इस तरह से हमारे सर्वे में यह भी पाया गया है कि 2000 से अधिक 650, 600, 2000 से भी अधिक बोलियां हैं जो कि हम दैनिक जीवन में आमतौर पे प्रयोग करते हैं। और ये बोलियां विगत 200 से 250 वर्ष पूर्व आज जैसे आप जिन बोलियों का प्रयोग करते हैं ये बोलियां थी ही नहीं। विगत 200 से 250 वर्ष पूर्व यही बोलियां थीं। आज हम जैसे आज जो हम पढ़ा रहे हैं ये हमारी कोई एक बोली है, ये भाषा है जिसमें सारे नियमबद्ध हैं, लेकिन ये था ही नहीं। 200 से 250 साल पहले हम यही जो घास फूस की तरह भाषाएं हमारे यहां जन्म लेती थीं, इन्हीं भाषाओं का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में सभी कार्यों के लिए करते थे। अब हुआ क्या, कुछ समय के फलस्वरूप हमारे यहां कुछ विद्वानों का आगमन हुआ। विद्वानों के आगमन से तात्पर्य यहां पर जन्म हुआ। जन्म से अभिप्राय कह सकते हैं कि कुछ पढ़े लिखे लोग या कुछ ऐसे हमारे समाज के वर्ग थे जिन्हें यह लगा कि हमारी ये जो बोलियां हैं ये मनुष्य के लिए सही नहीं हैं, उनको एक अच्छी बोली प्रदान किया जाए। तो उस बोली को प्रदान करने के लिए एक नई बोली का विकास किया गया जिसका नाम था परिनिष्ठित भाषा या बोली। देखिए, जितनी भी हमारी अवधी, ब्रज, भोजपुरी, जितनी हमारी ये बोलियां थीं, अब इन्हीं बोलियों में व्याकरण का प्रयोग होना शुरू हो गया। अर्थात परिनिष्ठित बोली का मतलब होता है कि ऐसी बोली जो व्याकरण से परिष्कृत हो, अर्थात जिसमें नियम का प्रयोग हो, ऐसी ही बोली को हम लोग परिनिष्ठित बोली करते हैं। विशेष तौर पे उस समय देखिए हमारे यहां पाणिनि जैसे विद्वान का आगमन हुआ। पाणिनि, इनकी एक रचना है मुख्य रूप से पाणिनि का अष्टाध्यायी। देखिए हमारे पास, हमने कहा ना कि हिंदी पढ़ते समय आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है। पाणिनि कई बार पूछा गया है कि शुद्ध पाणिनि कैसे लिखते हैं, एक पे छोटी की मात्रा और एक पर हमारी बड़ी की मात्रा होती है। देखिए यहां आपको आसान लग रहा होगा, किताबों में आपको आसान लगेगा, लेकिन जब इसी पर दोनों पे छोटी, दोनों पे बड़ी, एक पे छोटी, एक पे बड़ी, छोटी बड़ी कर दिया जाएगा, उस दौरान आपको दिक्कत होगी। इसलिए सुनने के साथ साथ ध्यान से आपको देखना भी आवश्यक है। पाणिनि की एक ग्रंथ रचना अष्टाध्यायी है और एक हमारे यहां जानते हैं पतंजलि थे। पतंजलि का एक योग दर्शन है, पतंजलि कृत हमारा महाभाष्य। पतंजलि की एक रचना है आपकी महाभाष्य। इसी महाभाष्य को महाभारत में, जो महाभारत हुआ था उसमें इसको हम लोग टीका के नाम से जानते हैं। देखिए क्वेश्चन आना आपका शुरू हो गया, यहां से आपको प्रश्न बनना शुरू हो गया, ध्यान देना होगा। हमने कहा ना कि अभी आपको बताएंगे, प्रश्न हमारा इतना सामान्य पूछता है जहां पे ध्यान नहीं देते हैं और लोग गलत करते हैं। तो अब ये जो हमारे व्याकरण शास्त्री रहे, इनको लगा कि जो हमारे भारत या जो देश के लोग इन बोलियों का प्रयोग कर रहे हैं, टूटी फूटी बोलियों का प्रयोग, क्यों नहीं इसमें हम व्याकरण का प्रयोग करें। और व्याकरण का इन्होंने प्रयोग करके एक नई बोली का विकास किया जिसे हम लोग परिनिष्ठित भाषा या परिनिष्ठित बोली कहते हैं। अर्थात वह बोली जो व्याकरण से पूरी तरह परिष्कृत होती है उसे हम लोग परिनिष्ठित बोली या परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। अब देखिए ऐसा नहीं है कि ये परिनिष्ठित भाषा कोई नई भाषा जन्म ले ली, जो बोलियां थीं वही परिनिष्ठित भाषा में बदली हुई हैं। कहने का मतलब जो भी आपकी ब्रज, अवधी, जितनी भी बोलियां थीं, ये सारी बोलियां, जैसे देखिए भाई, बोलियां तो हमारे यहां निर्धारित सही पूछिए तो नहीं हो पाई, क्योंकि ये कोई कहता है 3 किलोमीटर बदल जाती हैं, कोई कहता है घास फूस की तरह जन्म लेती हैं, तो निर्धारित तो नहीं हो पाई। लेकिन इन्हीं बोलियों में जो बोलियां थीं, व्याकरण का प्रयोग करके नई भाषा या बोली का विकास किया गया जिसे हम लोग परिनिष्ठित भाषा या परिनिष्ठित बोली कहते हैं। अब क्या हुआ कि हमारे यहां जनता जो थी भारत की, ये भारत की जनता धीरे धीरे इस परिनिष्ठित भाषा या परिनिष्ठित बोली का प्रयोग करना प्रारंभ कर दी। अब कोई भी चीज हमारे यहां जब व्यापक रूप से प्रयोग होती है तो आप जानते हैं उस पर सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव आना शुरू हो जाता है।
तो जब देखे हमारे यहां के सामाजिक और राजनीतिक जो प्रतिष्ठित लोग थे, जो राजनेता थे, जब उन्होंने देखा कि इस परिनिष्ठित व्याकरण वाली बोली का प्रयोग साधारण जनता अपने घर या समूहों में व्यापक रूप से करने लगी, तो उन्हें लगा क्यों नहीं इसको एक नया नाम दिया जाए। तो इन्होंने एक इसको नया नाम दिया, जिसको इन्होंने कहा, ध्यान दीजिएगा यहां पे हम दोनों बात बताएंगे, जिसको इन्होंने कहा राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा या राजभाषा। यहां बड़ी अच्छी बात यह है कि आपको ये दोनों जानना है, ये आपको दोनों जानना है, समझ रहे हैं बात ना, ये आपको दोनों जानना है। ये मत सोचिए कि राजभाषा नहीं जानना है, राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों जानना है, ठीक है भाई। लेकिन अगर आपसे प्रश्न किया जाएगा तो आप इसमें हमेशा बताएंगे राजभाषा। हिंदी खड़ी बोली जो है हमारी क्या है भाई, राजभाषा है। राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों शब्द का प्रयोग हिंदी के लिए, ध्यान रखिएगा, एक साथ किया जाता है। लेकिन अगर हमें आधिकारिक रूप से, संवैधानिक रूप से अगर प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी हमारी कैसी भाषा है, तो हम इसे कहते हैं राजभाषा। देखिए हमारे एक बहुत प्रमुख विद्वान हैं, ठीक ना भाई, उन्होंने कुल मिला के भारत में 15 वासुदेव नंदन प्रसाद हैं, जिन्होंने कुल मिला के, वासुदेव नंदन प्रसाद नहीं, सॉरी, पांडे, पृथ्वीनाथ पांडे, पीएन पांडे, इन्होंने भारत में कुल 15 विकसित भाषाएं बताया, जिसमें एक हमारी हिंदी विकसित भाषा थी। इसके बाद आपके वासुदेव नंदन, देखिए आपको यहां पे इनके अनुसार पढ़ना है, याद रखिएगा आप। इसके बाद हमारे माननीय हिंदी के विद्वान वासुदेव नंदन प्रसाद ने इसी को कहा कि 23 हैं हमारे पास, जो हमारी हिंदी राजभाषा है वो कहां है वो बता रहे हैं आपको, इसी को बताया 23 हैं। एक अंग्रेज हमारे यहां आए थे महोदय, उनका नाम था ग्रियर्सन, उन्होंने कुल मिला के 179 विकसित भाषाओं को बताया, जिसमें हमारी एक हिंदी राजभाषा के रूप में जानी जाती है, जो कि भारोपी परिवार की भाषा है। देखिए परिवार हम बाद में पढ़ाएंगे, सामान्य रूप से 4 भाषा परिवार होते हैं, ग्रियर्सन के अनुसार 6 भाषा परिवार होते हैं, लेकिन दोनों भाषा परिवार में हिंदी राजभाषा हमारी भारोपी परिवार की भाषा है। देखिए हमने कहा ना कि जो हमारा ये वीडियो होगा, जो भी क्लास होगी, ये सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से होगी, एक एक लाइन में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो अब इसे राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। राजभाषा का दर्जा कब दिया गया ये समझिए। इसे राजभाषा, ध्यान दीजिएगा, राजभाषा हिंदी, राजभाषा हिंदी। इसके बाद तारीख कौन सी थी? तारीख थी हमारी 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 को इसको आधिकारिक रूप से राजभाषा का दर्जा दिया गया। 14 सितंबर 1949। हुआ क्या कि जब इसे 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया, तो साथ में इसी हिंदी के सहायक भाषा के रूप में, देखिए सहायक भाषा के रूप में, सहायक भाषा इसकी अंग्रेजी रखी गई, सहायक भाषा अंग्रेजी, ठीक है भाई। अब इसी के उपलक्ष्य में चूंकि हिंदी का प्रचार प्रसार विकास भी होना चाहिए, तो इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हमारे यहां हिंदी दिवस मनाया जाता है, 14 सितंबर हिंदी दिवस। इसके बाद कुल मिला के हमारे पास संविधान में 22 भाग होते हैं, तो इसको भाग 17 में वर्णित किया गया। साथ में भाषाओं की अनुसूची 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के साथ हिंदी को भी शामिल किया गया। चौथे स्थान पर हिंदी जो हमारी थी 22 भाषाओं में चौथे स्थान पर थी। देखिए
कुल भाषाओं की संख्या अगर आपके देश में पूछी जाएगी तो संविधान के अनुसार कुल भाषाएं हमारे पास, ध्यान रखिएगा, 22। अगर किसी का नाम न लिया जाए, केवल ऐसे पूछ दिया जाए तो 22। अगर पृथ्वीनाथ पांडे के अनुसार पूछा जाएगा तो 15। वासुदेव नंदन अनुसार पूछा जाएगा तो आप इसमें 23 बताएंगे, और जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार पूछा जाएगा तो 179 बताएंगे। किसी के अनुसार अलग अवधारणा होती है, संवैधानिक अनुसार पे अलग अवधारणा होती है। अब अनुसूची 8 में चौथे नंबर पे 22 भाषाओं के साथ इसे वर्णित, सारे प्रश्न हैं आपके काम के। साथ ही में इसकी लिपि जो थी, लिपि देवनागरी रखी गई। देवनागरी लिपि। अनुच्छेद जो है आपका 343 से 351। ध्यान देने वाली बात क्या है इसमें आप समझिए। 343 से 351 का मतलब 343 से 351 हिंदी के लिए प्रबंध नहीं किया गया। हिंदी के लिए इसमें से देखिए, भाषाओं के समस्त अनुच्छेद 343 से 351 है। हिंदी के लिए विशेष रूप से 343 और 351 का प्रयोग किया गया। हिंदी को 343 के अंतर्गत संघ की राजभाषा घोषित की गई। अर्थात देखिए, प्रश्न यहां से आपका बन रहा है, ध्यान दीजिएगा एक एक प्रश्न को। इस 343 पेपर में आए हुए प्रश्न हैं। इस 343 के तहत इसे संघ की राजभाषा, देखिए हम आपको यहां पर फिर एक बार पीछे की एक बात दोहरा देंगे, 1 मिनट लगेगा। हमने पीछे कहा था इसे राष्ट्रभाषा और राजभाषा। क्यों कहा था? क्योंकि 343 के तहत इसे संघ की राजभाषा कहा गया। संघ का मतलब राष्ट्र की तरफ यह संकेत करता है ये हमको, इसीलिए तो 343 के तहत इसे संघ की राजभाषा, और 351 में हिंदी के प्रचार और प्रसार की बात कही गई है। दोनों से हमारा प्रश्न आ चुका है, इस पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। 343 में संघ की राजभाषा और 351 में प्रचार प्रसार। और प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस हमारे यहां मनाया जाता है, और 14 सितंबर 1949 को इसे आधिकारिक रूप से प्राप्त किया गया। ठीक है भाई, आगे चलते हैं हम लोग लेकर, ध्यान देते हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं हिंदी की उत्पत्ति। हिंदी की उत्पत्ति, हिंदी की उत्पत्ति, हिंदी की उत्पत्ति। देखिए, अब हिंदी की उत्पत्ति की बात करें उससे पहले हम लोग ये जान लें कि हिंदी जो है, हिंदी जो हमारी होती है, हिंदी देश भाषा है। याद रखिएगा आप लोग। देखिए यहां पर देश भाषा कहने का तात्पर्य क्या है, हम उत्पत्ति की तरफ चल चुके हैं। इसमें भी हमारे बहुत सारे प्रश्न बनेंगे जो आपको एक एक करके हम बताते जाएंगे। देखिए यहां पर प्रश्न है, यहां पर प्रश्न है। सबसे पहली बात आपको यहां पे जान लेना होगा कि हिंदी देश भाषा है। देश भाषा से तात्पर्य यह हुआ कि यह किसी धर्म विशेष की भाषा नहीं है, बल्कि हमारे देश में रहने वाले समस्त नागरिकों की भाषा है। इसीलिए हिंदी को देश भाषा के रूप में कहा गया। देखिए, अगर हम उत्पत्ति की बात करें तो हिंदी की उत्पत्ति के लिए हमारे पास संस्कृत भी प्राप्त स्रोत है। संस्कृत भी प्राप्त स्रोत है, और हमारे पास पाली भी प्राप्त स्रोत है। पाली भी प्राप्त, अगर सही मायने में देखा जाए तो संस्कृत, पाली और पाली को ही आबलिक, कहीं लोग पाली और प्राकृत अलग बताते हैं। यहां पे हम आपको पाली और प्राकृत एक साथ बताएंगे। जो हिंदी की उत्पत्ति के लिए संस्कृत, पाली, प्राकृत तीनों जानी जाती है, लेकिन हमारे यहां संस्कृत की वास्तविक उत्तराधिकारिणी हिंदी को माना जाता है।
संस्कृत से ही हिंदी हमारी निकली हुई है। देखिए, अगर ये बात कहा जाए तो ये कहां तक ये सही है, ये बात खुद हम आपके सामने सिद्ध करने जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यहां पे हमको प्रमाण अगर मिल जाए तो हमें किसी के सोर्स की जरूरत नहीं है। संस्कृत की वास्तविक उत्तराधिकारी हिंदी तो है। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। हिंदी का जन्म, हिंदी की जननी संस्कृत से है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर हिंदी ने क्या किया, आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण देंगे। आप ये सोचिएगा कि हिंदी संस्कृत की प्रतिलिपि है या हिंदी स्वयं एक विकसित भाषा है हमारी। हिंदी ने संस्कृत के एक शब्द पत्र शब्द को लिया, संस्कृत का एक शब्द हिंदी ने पत्र शब्द को लिया। यहां पे मैं हिंदी की उत्पत्ति बता रहा हूं, आपको ध्यान दीजिएगा, बता नहीं रहा हूं, आपसे निकलवा रहा हूं कि आप बताइए हिंदी क्या है। मैं केवल आपके सामने साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा हूं। हिंदी ने एक शब्द लिया संस्कृत का, यह शब्द है हमारा संस्कृत का पत्र शब्द, और हिंदी ने अपने पास लाके इसे पत्र को पत्ता शब्द में परिवर्तित, पत्ता, पत्र को इन्होंने पत्ता शब्द समझा। हिंदी ने जैसे भाई तत्सम का एक शब्द, मतलब संस्कृत का एक शब्द लिया पत्र शब्द, और जब अपने पास लेकर आई तो इसे पत्ते में परिवर्तन कर दिया। इसे कहा कि यह पत्र नहीं बल्कि इसे हम पत्ता रूप रखेंगे। अब देखिए, हमें लगा, ध्यान दीजिएगा, बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं आप लोगों को, समझिए। एक दिलचस्प कहानी है ये हिंदी की, हिंदी की उत्पत्ति की बहुत दिलचस्प कहानी, जो एक उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझा देंगे और आप मान जाएंगे कि सर हिंदी ये नहीं यही है, उसमें हमें बताने की जरूरत। हिंदी, हम लोग क्या सोचे कि पत्र को हिंदी पत्ता कह रहा है, पत्र शब्द को हिंदी पत्ता कह रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। हिंदी के सामने एक कंफ्यूजन था। पत्र का मतलब होता है चिट्ठी, पत्र का मतलब होता है चिट्ठी, और पत्ता का मतलब आप जान ही रहे हैं, पेड़ का पत्ता, वृक्ष का पत्ता। हिंदी ने तो चिट्ठी और पत्ते के कंफ्यूजन को दूर कर दिया। हमें क्या लगा, हमें लगा कि पत्र को ही उसने क्या मान लिया, पत्ता, लेकिन हिंदी ने ऐसा नहीं किया था। हिंदी ने अपने चिट्ठी और पत्ते शब्द के कंफ्यूजन को दूर कर दिया। उन्होंने कहा कि यार मुझे बड़ी दिक्कत होगी, हम कब चिट्ठी कहेंगे, कब पत्र कहेंगे, कब पत्ता कहेंगे। तो उन्होंने पत्र शब्द को चिट्ठी के संदर्भ, पत्र को चिट्ठी के संदर्भ में ही लिया और पत्ते शब्द के लिए पत्ता शब्द का प्रयोग कर दिया। मतलब पत्र को पत्ता के रूप में स्वीकार किया, बाकी पत्र को चिट्ठी के रूप में वो स्वीकार कर ही रहा है। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि हिंदी जो है हमारे, वो संस्कृत की प्रतिलिपि नहीं है, बल्कि हिंदी जो है हमारी एक स्वयं विकसित भाषा है। हिंदी की काया, हिंदी काया है संस्कृत की, लेकिन हिंदी प्रतिलिपि नहीं है। हमें क्या लगता है कि तद्भव तत्सम हो गया, तद्भव तत्सम था, पत्र तद्भव हो गया पत्ता, ना ना, ऐसा नहीं है। हिंदी को कंफ्यूजन था। कंफ्यूजन यह था कि चिट्ठी और पत्ता में उसे अंतर करना था, इसलिए पत्र को पत्ता के रूप में स्वीकार करके पत्ता को पत्ता मान लिया और पत्र को चिट्ठी मान लिया। अर्थात हिंदी जो है संस्कृत की काया तो है, लेकिन उसकी प्रतिलिपि नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हिंदी की उत्पत्ति के लिए क्या क्या जिम्मेदार है। पत्र, चिट्ठी, पत्ता, मतलब कह सकते हैं एक प्रकार से अपभ्रंश। तो हिंदी के लिए संस्कृत तो है, लेकिन साथ में पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भी जिम्मेदार है। अगर हम वास्तविक बात करें हिंदी की उत्पत्ति की बात, तो हिंदी की जो वास्तविक उत्पत्ति हुई है वो हुई है उत्तर भारत। उत्तर भारत, देखिए यह भी प्रश्न आपका पेपर में आया हुआ है। यहां हम देखिए घुमा के आपको ले चलेंगे, एक प्रश्न और है 2015 में है वहां पे। हिंदी की अगर वास्तविक उत्पत्ति की बात करें तो यह उत्तर भारत, ध्यान दीजिए, अब यह उत्तर भारत भारत का ही एक भाग है,
जिसमें हमारा आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सभी परीक्षाओं के हिसाब से हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा डीप जाएगा आपका अंदर। उत्तर भारत का एक राज्य है हमारा मध्य प्रदेश। इसी मध्य प्रदेश में अपभ्रंश, पाली, प्राकृत और संस्कृत, संस्कृत का भी साक्ष्य हमें कहां से मिलता है? सबसे पहले हमारे प्राचीन काल में ऋषियों मुनियों द्वारा ऋग्वेद से प्राप्त होता है। अब हुआ क्या कि ये जो संस्कृत है, संस्कृत ध्यान दीजिएगा, संस्कृत प्लस पाली, पाली को ही देखिए, पाली को आप प्राकृत से अलग भी करके पढ़ सकते हैं, लेकिन पाली के फलस्वरूप ही प्राकृत आया, तो पाली से ही है, तो हम इसे पाली के आबलिक लिखते हैं, पाली और प्राकृत एक। देखिए याद रखिएगा, यहां पे एक प्रश्न अभी बता रहे हैं आपको, पाली प्राकृत प्लस अपभ्रंश, अपभ्रंश बराबर हमारा ये हिंदी निकल के आता है, ये हिंदी। और ये हिंदी कहां से भाई? मध्य प्रदेश से। संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश ये भी हमारे सबसे पहले मध्य प्रदेश से ही उठते हैं, और इसके फलस्वरूप हमारा हिंदी निकल के आता है। अपभ्रंश, अपभ्रंश का मतलब बिगड़ा हुआ, अपभ्रंश से यहां पे तात्पर्य होगा, अपभ्रंश कोई भाषा नहीं है, जो हमारे संस्कृत, पाली और प्राकृत है, जब इनका रूप बिगड़ने लगा तो उसी को हम लोग अपभ्रंश, मतलब बिगड़ा हुआ, जो बिगड़ा हुआ होता है उसी को हम लोग अपभ्रंश करते हैं। तो जब हिंदी के उत्पत्ति की बात करते हैं तो ये हमारे उत्तर भारत के मध्य प्रदेश से उत्पत्ति होती है। अब देखिए यहां पर दो प्रश्न बनता है, भारत की सबसे प्राचीन भाषा, ध्यान दीजिएगा, सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन अगर पूछा जाएगा तो सबसे प्राचीन में ये, देखिए हम आपको पहले ही बता देते हैं एक बात और, हिंदी का प्रश्न, उसके प्रश्न के तरीके, मतलब प्रश्न की जो स्टाइल है उसी में होता है। भारत की सबसे प्राचीन भाषा के रूप में हमारी संस्कृत होती है। दूसरी बात, भारत की प्रथम, ध्यान दीजिए, भारत की ये जो प्रथम देश भाषा पाली है। प्रथम देश भाषा, देखिए प्राचीन और प्रथम में अंतर है। भगवान बुद्ध के यहां आप पहुंच चुके हैं पाली को लेकर। जब भगवान बुद्ध हमारे यहां प्रचार प्रसार शिक्षा जो भी करते थे, देते थे, उनकी भाषा थी हमारी पाली, यहां तक पहुंच चुके हैं। अब पाली का ही स्वरूप परिवर्तित होकर प्राकृत में हुआ है। सबसे प्राचीन भाषा की बात किया जाएगा तो संस्कृत, प्रथम देश भाषा की बात किया जाएगा तो पाली। अब संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश मिला के हमारे हिंदी का विकास होता है। तो अब देखिए हुआ क्या था, एक बार हमारे यहां एक प्रश्न आया था, एक प्रश्न ये आया था कि हिंदी की आदि जननी, हिंदी की आदि जननी, आदि जननी, ये पेपर में आया हुआ है, जाके आप लोग देख लीजिएगा। 2015 के आसपास का पेपर है, और ये पेपर हुआ था हमारा, जिससे हमको लग रहा है जहां तक ग्राम विकास अधिकारी का पेपर हुआ था, जिसको ग्राम पंचायत अधिकारी भी बोलते हैं हम लोग। उसमें यह प्रश्न आया था कि हिंदी की आदि जननी कौन है। तो उस आदि जननी में हमारे विकल्प में देखिए संस्कृत भी था, अपभ्रंश भी था, संस्कृत अपभ्रंश, साथ में हमारा और भी रहा होगा दो विकल्प जो भी। तो ज्यादातर लोगों से उत्तर लगाया गया संस्कृत, आदि जननी का मतलब होता है संस्कृत। लेकिन जब हमारे आयोग ने उसका उत्तर सही दिया तो सही उत्तर था उसका अपभ्रंश। अब अपभ्रंश कैसे हुआ, अभी अभी हमने बताया कि हिंदी जो है वो संस्कृत की काया है, वो संस्कृत की प्रतिलिपि नहीं है, अर्थात वो स्वयं विकसित एक भाषा है। और पीछे हमने ये दिखाया था, अभी ध्यान दीजिए आप यहां पे, कि संस्कृत प्लस पाली प्राकृत। अब देखिए हुआ क्या
कि अब इसका स्वरूप बदला तो एक नई भाषा का विकास हुआ, बिगड़ा हुआ रूप वो जो था वो क्या था, हमारा अपभ्रंश। अब इस अपभ्रंश का जब योग हुआ तो हमारी एक नई भाषा हिंदी का विकास हुआ। इसलिए इसका सही उत्तर जानते हैं, अपभ्रंश था। हिंदी की आदि जननी संस्कृत गलत नहीं है, लेकिन अगर हमारे विकल्प में अपभ्रंश है तो अगर हिंदी के उत्पत्ति का इतिहास पढ़ा जाए तो उसका उत्तर अपभ्रंश ज्यादा सही होता है। क्यों? क्योंकि उसका बिगड़ा हुआ स्वरूप है और उसके फलस्वरूप हिंदी आती है। तो इसी के आधार पर हमारे यहां हिंदी का कालानुक्रम भी स्थित किया गया। कालानुक्रम, हिंदी कालानुक्रम। हिंदी कालानुक्रम में क्या बनाया गया? सबसे पहले हमारा देखिए संस्कृत है। संस्कृत के फलस्वरूप पाली आया हमारा, पाली से आपका प्राकृत हुआ, प्राकृत से अपभ्रंश हुआ। देखिए यहां परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपभ्रंश के बाद ऑब्लिक भी लगा के लिख सकते हैं, एरो भी बना के, अवहट्ट, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों हो सकता है। अवहट्ट, अवहट्ट के फलस्वरूप प्राचीन या प्रारंभिक, प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी। ध्यान दीजिएगा, आपको यह कालानुक्रम याद होना चाहिए। कालानुक्रम के फलस्वरूप कुछ भी आपसे प्रश्न बनाया जा सकता है। सबसे पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ऑब्लिक करिए, चाहे आप एरो लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके फलस्वरूप ये आया। इसी के आधार पर देखिए, ध्यान दीजिए, हिंदी की जननी का मतलब होता है एक पीढ़ी ऊपर। अब हिंदी के एक पीढ़ी ऊपर यहां पे कौन प्राप्त हो रहा है? अपभ्रंश प्राप्त हो रहा है। इसीलिए हिंदी की आदि जननी जब 2015 में यह प्रश्न आया तो इसके उत्तर संस्कृत न सही करके इसे अपभ्रंश सही किया गया। तो अब यह अपभ्रंश कौन करेगा? जो इसको अच्छे से अध्ययन करेगा। उस समय लोगों को लगा नहीं संस्कृत होना चाहिए, लेकिन जानते हैं आयोग ने, जानते हैं, ये साबित कर दिया, सिद्ध कर दिया, ये संस्कृत नहीं होगा, ये आपका ये होगा। ठीक है भाई, तो हिंदी की उत्पत्ति हमारी इस तरह से होती है। अब चलते हैं हम लोग आगे, हिंदी के नामकरण की बात करते हैं। हिंदी के नामकरण, हिंदी का नामकरण, देखिए आप अभी पढ़े हैं, जस्ट उसी के बाद की टॉपिक है। अभी आप पढ़े हैं कि हिंदी का जन्म उत्तर भारत में हुआ। तो एक बात तो यह समझ में आ गई कि हिंदी का जन्म उत्तर भारत में हुआ, लेकिन जब बात आती है नामकरण की, तो नामकरण में हिंदी का जो नामकरण था वो नामकरण किए दो लोगों ने। उन दो लोगों में कौन था? एक तो थे हमारे यहां ईरानियों ने किया, और दूसरे नंबर पे हिंदी का नामकरण करने वाले थे हमारे यहां मुसलमान। अब देखिए एक कितनी मतलब बड़ी अच्छी बात यह है कि हिंदी पैदा हुई हमारे देश में और नामकरण आ गए विदेश से। एक विडंबना हमारे देश की यह भी रही है प्राचीन काल से ही, कि जन्म हो रहा है यहां पर और नामकरण कोई और कर रहा है। वही हाल है कि बच्चे का जन्म आपके घर हो, नामकरण पड़ोसी आके करे। वही कुछ हिंदी के साथ हुआ। देखिए हुआ क्या, 8वीं सदी से यह काल प्रारंभ होता है। 8वीं सदी में सबसे पहले सीधा 8वीं सदी में, नामकरण से पहले हम आपको यहां पर एक क्वेश्चन बता देना चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक शब्द हमारा हिंदी है, हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, ये तीनों शब्द हमारे फारसी भाषा के शब्द हैं। फारसी भाषा क्यों न हो? जब नामकरण आके पड़ोसी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि फारसी भाषा से होगा ही। ठीक है भाई, एक प्रश्न आया था अभी 2018 में ही
सुपर टेट या यूपी टेट आया, कंफर्म है, देख लीजिएगा आप। यही प्रश्न पूछा था कि हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है। अगर आपके पास जानकारी नहीं होगी तो आप तुरंत लगा देंगे कि हिंदी शब्द जो है हमारा संस्कृत भाषा का है, जबकि हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान ये तीन के तीनों शब्द हमारे फारसी भाषा के शब्द हैं। हिंदुस्तान आ जाएगा तो आप सोचेंगे अंग्रेजी शब्द है, हिंदी शब्द आएगा तो आपको लगेगा कि यह संस्कृत है। हाँ, हिंदू शब्द में आप समझ सकते हैं, क्योंकि जो सिंध वाले थे वो स और ह में अंतर नहीं कर पाते थे। स का उच्चारण वो ह की तरह करते थे, स को वो ह की तरह बोलते थे। देखिए, छोटी सी बात है प्रश्न बनाने वाला। देखिए, आज आयोग भी जानता है कि आप सभी किताबें पढ़ रहे हैं, इसलिए वो प्रश्न बनाते समय प्रश्न की तकनीकी पे विशेष ध्यान। एक छोटा सा प्रश्न आ जाएगा कि स का ह की तरह प्रयोग करने वाला वो कौन सा, उसमें 4 विकल्प, ईरानी, सिंध, फलाना ढकनवा, जो भी। आप परेशान हो जाएंगे, यार स का प्रयोग ह की तरह कौन करता था? सिंध, हिंद, सिंधु, हिंदू, ठीक है भाई। तो जो ईरानी थे वहां वो स को ह की तरह प्रयोग करते थे, सिंध, सिंधु, हिंदू, ऐसे। तो पहले तो आपको यह ध्यान देना है कि हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान ये तीनों के तीनों शब्द हमारे फारसी भाषा के शब्द हैं। आते हैं हम उत्पत्ति नामकरण के बाद। 8वीं सदी में तो इसे जस का तेज तस, एकदम ज्यों का त्यों आपके हिंदी शब्द को जैसे का तैसे स्वीकार कर लिया गया, कोई दिक्कत ही नहीं थी कोई। इसके बाद देखिए 13वीं सदी की बात है, 13वीं सदी की बात। 13वीं सदी में एक फारस कवि औफी थे, औफी। सारे प्रश्न यहां से बनना आपके शुरू हो जाएंगे। 13वीं सदी में औफी ने सर्वप्रथम हिंदी के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया, सर्वप्रथम हिंदी के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। ध्यान रहे, 8वीं सदी में आपका यहां पे हिंदी जस का तस रखा गया। 13वीं सदी में औफी द्वारा, फारस कवि औफी के द्वारा हिंदवी शब्द का प्रयोग किया गया। 13वीं के फलस्वरूप 16वीं सदी में, 16वीं सदी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा, पूरा नाम हम नहीं लिख रहे हैं, आधा नाम लिखते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा हिंदवी शब्द का प्रयोग किया गया। जब मलिक मोहम्मद जायसी आए तो उन्हें लगा ठीक है, औफी ने जो भी प्रयोग किया वो सही है, अर्थात मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा भी हिंदवी शब्द का प्रयोग हिंदी के लिए किया गया। अब इसके बाद 17वीं सदी में, 17वीं सदी में मुसलमान कवियों का आगमन प्रारंभ हो गया। मुसलमान कवि आ गए, उन्होंने कहा कि आप इसे हिंदी और हिंदवी दोनों रूप में स्वीकार कर सकते हैं, इसे आप हिंदी और हिंदवी, हिंदी और हिंदवी दोनों रूप में आप स्वीकार कर लीजिए। मुसलमान कवियों द्वारा हिंदी और हिंदवी दोनों स्वीकार किया गया। मतलब औफी और जायसी द्वारा दिए गए शब्द हिंदवी का तो प्रयोग किया ही गया, साथ में यह भी कहा गया कि आप हिंदी शब्द का प्रयोग भी इसके साथ करिए। ठीक है भाई। इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि 18वीं सदी में, 18वीं सदी में अंग्रेजों का आगमन हो गया। अंग्रेजों का आगमन, 18वीं सदी में अंग्रेजों का आगमन, 18वीं सदी में अंग्रेजों का आगमन। अंग्रेजों को हिंदी, हिंदवी बड़ा ये अटपटा सा लगा। उन्होंने सीधे सीधे इसके लिए हिंदुस्तानी, देखिए ध्यान दीजिएगा, हिंदुस्तान नहीं प्रश्न आया हुआ है, इसके लिए इन्होंने सीधे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी संज्ञा का प्रयोग किया। हिंदुस्तानी संज्ञा, संज्ञा का मतलब होता है नाम, ध्यान दीजिएगा, हिंदुस्तानी संज्ञा का प्रयोग किया। मतलब जब 18वीं सदी में अंग्रेजों का आगमन हुआ तो उन्हें हिंदी और हिंदवी बड़ा अटपटा लगा, तो उन्होंने एक इसी विषय के लिए, हिंदी विषय के लिए हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया। लेकिन हुआ क्या, हमारे यहां आपस में विद्रोह हो गया। जो हमारे देश के लोग थे, क्योंकि हमारा देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष है, यहां पे विभिन्न मतलब धर्मों के लोग निवास करते हैं, बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्म के लोग रहते हैं।
तो चूंकि हमने पहले ही बता दिया था कि जो हमारी ये हिंदी है, हिंदी देश भाषा है। कौन सी भाषा है भाई? देश भाषा। ध्यान दीजिएगा, हिंदी हमारी देश भाषा है। तो जब हिंदी हमारी देश भाषा है तो क्या उसे हिंदुस्तानी कहना उचित होगा? तो भारतीय जनमानस ने कहा बिल्कुल उचित नहीं होगा। हिंदुस्तानी शब्द दर्शा रहा था हिंदू को, अलग कर देंगे हिंदू हो जाएगा। हिंदुस्तानी शब्द दर्शा रहा था हिंदू को, अर्थात हिंदी जो है हिंदुओं की भाषा है। ये हिंदुस्तानी शब्द दर्शा रहा है, ये कोई और नहीं। अंग्रेजों ने हिंदी को हिंदुस्तानी कह के हिंदुओं की ओर आकर्षित कर दिया कि ये आपकी भाषा है, जबकि हमारे यहां पहले ही बता दिया गया था कि हिंदी हमारी देश भाषा है। तो क्या हिंदी को हिंदुस्तानी कहा जाएगा? विविध धर्मों के लोग जहां रहते हों वहां क्या यह उचित होगा? तो हमारे भारतीय जनमानस ने कहा बिल्कुल नहीं, यह देश धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए इसे हिंदुस्तानी तो हम इसे कदाचित नहीं मानेंगे। कहा हिंदुस्तानी नहीं मानेंगे, क्यों? क्योंकि हिंदुस्तानी शब्द हिंदू की तरफ इंडिकेट करता है, जबकि यहां हमारे पास बहुत सारे धर्मों के लोग हैं। इसलिए उन्होंने ये सब अस्वीकार करते हुए लास्ट में हिंदी को ही स्वीकार किया, इसी हिंदी को स्वीकार किया। अब देखिए, ईरानी जो थे नामकरण तो किए, ईरानियों की नामकरण करने के पीछे भी एक उनकी धर्म पुस्तक थी, नाम सुने होंगे आप लोग, अवेस्ता। ये अवेस्ता शब्द से ही उठाए थे, उठाए तो वहीं से थे, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, हिंदवी। उन्होंने हिंदवी, हिंद के निवासी, हिंदवी। लेकिन भारत तो हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है भाई। जब धर्मनिरपेक्ष देश है तो नामकरण रखते समय भी हमको ध्यान रखना पड़ता है कि उस नामकरण से किसी विशेष धर्म का बोध न हो। इसलिए अंततया हमारे यहां हिंदी को ही स्वीकार किया गया, अर्थात हमारी ये हिंदी राजभाषा होगी, जिसकी अंग्रेजी सहायक भाषा होगी। अनुच्छेद 343 में इसे संघ की राजभाषा और अनुच्छेद 351 में इसे प्रचार प्रसार और विकास की भाषा, अनुसूची 8 में इसे 22 भाषाओं के साथ रखा गया है और भाग 17 में। इस तरह से जानते हैं हिंदी का हमारे यहां नामकरण हुआ। ठीक है, आज यहां हिंदी के नामकरण तक ये आज आपका अंतिम रहेगा। इसके बाद हम आगे जो भी होगा क्लास लेकर आएंगे। आज के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।